अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में आपका कीमती वक्त को जाने का हम डायरेक्ट टॉपिक पढ़ाते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले गजल के बारे में। गजल ये क्या है? ये सनीफ है, याद रखिए। गजल क्या है? सनीफ है। ये हिस्सा शायरी के अंदर आने वाला ये सनीफ है। आज इसमें गजल के बारे में पूरा पढ़ने वाले। गजल के अंदर ही पढ़ेंगे मक्ता किसे कहते हैं, मतला किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, तखल्लुस किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं। ये सब बहुत भीविया, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है, इसलिए लास्ट तक इस क्लास में हम बने रहेगा। अब आइए गजल को समझते हैं। ये गजल क्या है? गजल ये एक सनीफ है, याद रखिए। ये हिस्सा शायरी के अंदर आने वाला एक सनीफ है, याद रखिए। ये क्या है? एक सनीफ है। अब गजल के बारे में कुछ इसका डिटेल समझ लेते हैं। गजल ये कैसी सनीफ है? तो ये एक शेरी सनीफ है, याद रखिए। गजल कैसी सनीफ है? तो ये एक शेरी सनीफ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गजल कैसी सनीफ है, कैसी सनीफ है? तो ये शेरी सनीफ में ऑप्शन आ जाएगा शेरी सनीफ, नसरी सनीफ। तो क्या हो जाएगा इसमें? शेरी सनीफ। इसको याद रखिए। गजल कैसी सनीफ है? शेरी सनीफ। उसके बाद गजल का लघु मानी क्या है? गजल का लघु मानी औरतों से बातें करना, याद रखिए। इसका लघु मानी क्या है? औरतों से बातें करना। उसके बाद है गजल जो ये है, गजल अरबी कसीदे की तस्वीर से माखूज है। गजल ये कहाँ से लिया गया? ये कहाँ से? ये अरबी कसीदे की तस्वीर से लिया गया, याद रखिए। गजल कहाँ से लिया गया? तो अरबी से, इसको याद रखिए। गजल अरबी कसीदे की तस्वीर से माखूज है, वहां से ये लिया गया है। उसके बाद है उर्दू गजल का मुजिद अमीर खुसरू को कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे उर्दू गजल का मुजिद किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरू को, याद रखिए। उर्दू गजल का मुजिद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरू को। उसी तरह हम आपको पीछे पढ़ाए होंगे ये अफसाना, उर्दू अफसाने का मुजिद किसे कहा जाता है? तो उर्दू अफसाने का मुजिद राशिदुल खेरी को कहा था, याद रखिएगा। उसी से अफसाना था। उसके बाद मजमून, मजमून का मुजिद किसे कहा था? तो मजमून का मुजिद इसे सैयद अहमद खान को कहा था, याद रखिएगा। उसी तरह था नाविल, नाविल का मुजिद किसे कहा था? तो डीपी नजीर अहमद को कहा था। उसी तरह था मकतूम निगारी, मकतूम निगारी का मुजिद किसे कहा था? तो ये गालिब साहब को कहा था, इसको याद रखिएगा। उसी तरह ये है गजल, गजल का मुजिद किसे कहा था? तो अमीर खुसरू को कहा था, इसको याद रखिए। ऐसा बहुत भी दिया है। गजल के पहले शेर को मतला कहते, याद रखिए। गजल के पहले शेर को क्या कहते थे? इसको मतला कहते। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गजल के पहले शेर को क्या कहते? क्या कहते थे? मतला कहते। उसके बाद गजल के आखिरी शेर को क्या कहते? गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो मतला कहते। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? तो मक्ता कहते, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को गैर मुरद्दीफ गजल कहते, याद रखिएगा। जिस गजल में रदीफ नहीं हो, मतलब बगैर रदीफ वाले गजल को क्या कहते हैं? उसको तो गैर मुरद्दीफ गजल कहते हैं, याद रखिएगा। गैर मुरद्दीफ गजल कहा जाता है। जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को गैर मुरद्दीफ गजल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है किसी शायर का कलमी नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल होता है उसे तखल्लुस करते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे तखल्लुस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो किसी शायर का कलमी नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जो शायर अपनी कलमी नाम को लास्ट में यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्जा असदुल्लाह गालिब का तखल्लुस क्या था? उनका गालिब था, याद रखिए। उसी तरह शबनम खानी का शबनम था। उसी तरह मतलब सभी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, इसी को डिफिनेशन कहा गया है। उसके बाद है एक ही आवाज पर खत्म होने वाली मुख्तलिफ अल्फाज को काफिया कहते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे काफिया किसे कहते? काफिया किसे कहते? तो एक ही आवाज पर खत्म होने वाली मुख्तलिफ अल्फाज को काफिया कहते हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है एक लफ्ज जो गजल के हर शेर के आखिर में बार बार इस्तेमाल होता है उसे रदीफ कहते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे रदीफ किसे कहते हैं? तो एक लफ्ज जो गजल के हर शेर के आखिर में बार बार इस्तेमाल किया जाता है उसे रदीफ कहते हैं। अब आइए सामने साहब गजल जो इसमें दिया गया है इसको भी आप समझ लीजिए। आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें पहला पैराग्राफ है गजल अरबी कसीदे की तस्वीर से माखूज है। यहाँ आपको लिखा चुके तस्वीर का ताल्लुक सवाब यानी जवानी या जवानी के जज्बात से है और जाहिर है कि जवानी के जज्बात में हुस्न इश्क की कैफियत शामिल होती है। इसी वजह से फारसी और उर्दू गजलों में हुस्न इश्क के जज्बात का इजहार होता रहा है। लेकिन दौर हाजिर में गजल एक ऐसी सनीफ सुखन है जिसमें हयात और कायनात के मुख्तलिफ मसाइल समेटे जा सकते हैं। यानी गजल के मौज़ूआत और मज़ामीन की कोई कैद नहीं रह गई है। ये आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है गजल की शक्ल या हैयत मुकर्रर है, इसमें अभी तक किसी तरह की तब्दीली नहीं है। गजल में अभी तक किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। इसका मुकर्रर अपना मतलब कि अपना जगह पे मतलब मौजूद है। उसके बाद इसका पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं मतला का था, मतला का ये डिफिनेशन है। उसके बाद किसी किसी गजल में एक से ज्यादा मतला होते हैं, मतलब किसी किसी गजल में एक से ज्यादा मतला होते हैं, एक से दो ज्यादा दो तीन मतलब सब उसमें मतलब सब आ सकता है। ऐसी सूरत में दूसरे मतला को मतला सानी या हुस्न मतला कहते हैं। मतलब जहां पे मतलब कि एक से ज्यादा दो मतला आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? मतला हुस्न मतला या मतला सानी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तीसरे मतला को मतला सालस कहा जाता है। तीसरे मतला को मतला सालस, जिसमें दो मतला आ जाए उसे क्या कहते हैं? हुस्न मतला या मतला सानी। इसी तरह गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। मक्ता किसे कहते हैं? जो शायर मतलब कि आखिरी में मतलब गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उसे मक्ता कहते हैं। उसके बाद लेकिन बाज गजलें ऐसी भी होती है जिनमें कभी मतला नहीं होता, कभी मक्ता नहीं होता, इसके बावजूद उन्हें गजल ही कहते हैं। अलबत्ता ऐसी गजलों में एक तरह की कमी का एहसास जरूर होता है। इसी तरह बाज ऐसी गजल भी होती है जिसमें रदीफ नहीं होती, चुनांचे बगैर रदीफ वाली गजल को गैर मुरद्दीफ गजल कहा जाता है। जिसमें रदीफ नहीं हो ऐसे गजल को क्या कहते हैं? गैर मुरद्दीफ गजल कहा जाता है, इसको याद रखिएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ है, दौरे हाजिर मुख्तलिफ अदबी असनाफ में कई 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 तरह के तजुर्बे किए गए, गजल जैसी नाजुक सनीफ में भी तजुर्बे हुए और आजाद गजलें लिखी गई हैं, लेकिन जिस तरह तमाम तजुर्बे का कामयाब होना जरूरी नहीं, इसी तरह जरूरी नहीं था कि आजाद गजल का तजुर्बा भी कामयाब होता। आजाद गजल का तजुर्बा कैसा रहा, क्वेश्चन आपसे कैसा रहा, ये नाकाम रहा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसलिए अब आजाद गजल का तजुर्बा भी नाकाम हो चुका है। यह तजुर्बा हस्तियई तब्दील का था, कोशिश की गई थी कि इसकी हैयत या शक्ल में किसी कदर तब्दीली लाई जाए। इस तजुर्बे की नाकामी से साबित हो चुका है कि इसकी हैयत तब्दील नहीं की जा सकती, लेकिन इसके मौजूआत अब महदूद नहीं रहे। पहले भी आशिकाना, रंदाना, सूफियाना और आरफाना ख्यालात के इजहार का वसीला गजल को बनाया गया था, और आज साइंसी, नफ्सियाती और दूसरी किस्मों के मौजूआत पर भी गजलें कही जा सकती है। उसका लास्ट पैराग्राफ है, उर्दू गजल वली दफनी से पहले भी कही जाती थी, लेकिन वली ने इसे खास मेयार बख्शा। जब वली के जरिए गजल शुमाल तक पहुंची तो मीर मोमिन गालिब जैसे शोरा पैदा हुए। इसके बाद अकबाल, फैज और फराक ने भी गजल गोई की रवायत को मजबूत और मुस्तहकीम किया। गजल के अशआर की तादाद का तयन भी मुश्किल है, वैसे कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 या 19 अशार की गजल होनी चाहिए। गजल का इसका मतलब शर्त क्या है, कितना होना चाहिए, तो कम से कम 5 अशार की, ज्यादा से ज्यादा 17 या 19 अशार की गजल होनी चाहिए। ये जितना इसमें दिया गया था हम इसे तो लिखा भी दिए, और उसको आपको जो इसमें नहीं लिखा पाए इसमें आप इसको चैप्टर में समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब आइए गजल के भी क्वेश्चन सब देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें एक नंबर क्वेश्चन है, गजल कैसी सनीफ है, याद रखिए गजल कैसी सनीफ, हम पहले आपको बता चुके गजल शेरी सनीफ है, याद रखिए गजल कैसी सनीफ है, ये शेरी सनीफ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेरी सनीफ या शेरी सनीफ है। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है, गजल का लघवी मानी क्या है, गजल का लघवी मानी क्या है, गजल का लघवी मानी क्या है, तो औरतों से बातें करना, याद रखिए क्या है लघवी मानी, औरतों से बातें करना। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, गजल की तख्लीक किस फन से हुई, गजल की तख्लीक किस फन से हुई, याद रखिएगा किस फन से, तो अरबी कसीदे की तस्रीफ से, याद रखिए ये बहुत भी ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। गजल की तख्लीक किस फन से हुई, तो अरबी कसीदे की तस्रीफ से, इसको याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजल अरबी के किस सनीफ से माखूज है, गजल जो ये अरबी के किस सनीफ से माखूज है, किस सनीफ से, तो कसीदा से। कसीदा की याद है सनीफ है, याद रखिएगा गजल अरबी के किस सनीफ से माखूज है, किस सनीफ से, तो कसीदा के। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, गजल अरबी कसीदे के किस हिस्से से माखूज है, किस हिस्सा से माखूज है, ये हो जाएगा तस्वीर से। गजल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है, किस हिस्सा से लिया गया, किस हिस्सा से लिया गया, तो तस्वीर से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू गजल का मुजिद कौन है, उर्दू गजल का मुजिद कौन है, हाँ वो पहले बता चुके कौन है, तो अमीर खुसरो, याद रखिए उर्दू गजल का मुजिद कौन है, तो अमीर खुसरो है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल तक पहुंची, दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाल तक पहुंची, किसके जरिए, तो वली दक्कनी की, याद रखिएगा ये इसका आंसर क्या जाएगा, वली दक्कनी जो थे इनके जरिए ही ये उर्दू गजल शुमाल तक मतलब ये पहुंची, इसको याद रखिएगा, इन्होंने इसको मतलब की पूरा फैलाया है शुमाल के मतलब पूरा हिस्सा में। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, हम पहले बता चुके गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, इसको मतला कहते हैं, याद रखिए इसको मतला कहते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको मतला कहते हैं, इसको अब याद रखिएगा। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको मक्ता कहते हैं, याद रखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव, ये दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा हुआ है, ये बहुत भी गया ये दोनों। गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो मतला कहते हैं, गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद गजल का तजुर्बा कैसा रहा, आजाद गजल का तजुर्बा कैसा, तो नाकाम, ये मतलब फ्लॉप हो गया, इसका मतलब तजुर्बा क्या रहा, तो नाकाम रहा, ये सक्सेस नहीं हो पाया, उसकी याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है, शेर में कितने मिसरे होते हैं, एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, तो 2 मिसरे होते हैं, याद रखिएगा 2 मिसरे होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा 2। उसका नेक्स्ट हमारा, गजल के अशआर के तय्युन क्या है, गजल के अशआर के तय्युन क्या मतलब इसके गजल का मतलब इसका दायरा क्या है, गजल मतलब किसको कहेंगे, वही उसका दायरा मतलब गजल का दायरा क्या, वही पूछ रहा है। तो गजल का दायरा क्या है, तो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 या 19 अशआर की गजल होनी चाहिए, याद रखिएगा गजल के अशआर के तय्युन क्या है, तो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 या 19 अशआर की गजल होनी चाहिए, उसी को हम गजल कहेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तखल्लुस किसे कहते हैं, ये भी बहुत भी आई है, तखल्लुस किसे कहते हैं, तो तखल्लुस किसी शायर का कलमी नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं, याद रखिएगा तखल्लुस किसे कहते हैं, तो किसी शायर का कलमी नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तखल्लुस इसमें ऑब्जेक्टिव में, ये ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तखल्लुस का मिसाल है, उसमें दे देता है गालिब दे देता है, और खान बहादुर दे देता है, इस ऑप्शन में देता है क्या होता है, गालिब होता है। या 2 नंबर में पूछे तखल्लुस किसे कहते हैं, आप इसको लिख सकते हैं किसी शायर का कलमी नाम जो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं, उसे तखल्लुस कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें नेक्स्ट हमारा
14 नंबर क्वेश्चन है, मतला किसे कहते हैं? ये तो पहले भी लिखा चुके, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव के लिए था। ऑब्जेक्टिव के लिए था कि गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो मतला कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछा था, आप इसको लिखिएगा, वो ऑब्जेक्टिव में रहेगा। ये सब्जेक्टिव है 2 नंबर के लिए। मतला किसे कहते हैं? मतला किसे कहते हैं? गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, उसे मतला कहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव में क्या था? गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं, तो मतला कहते हैं। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो मक्ता कहते हैं। वो ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए क्या मतला किसे कहते हैं? गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, उसे मतला कहते हैं। इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता किसे कहते हैं? उसमें था कि गजल का आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए क्या है? गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। ये सब्जेक्टिव के लिए क्या है? गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मक्ता कहते हैं। इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, काफिया किसे कहते हैं? काफिया किसे कहते हैं? काफिया किसे कहते हैं? एक ही आवाज पर खत्म होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज को काफिया कहते हैं। एक ही आवाज पर खत्म होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफिया कहते हैं। इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ किसे कहते हैं? ये एक लफ्ज जो गजल के हर शेर के आखिरी में बार बार इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। रदीफ किसे कहते हैं? तो एक लफ्ज जो गजल के हर शेर के आखिरी में बार बार इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे रदीफ कहते हैं। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? जिस गजल में रदीफ ना हो उस गजल को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो गैर मुरद्दीफ गजल कहते हैं। याद रखिए, उसे क्या कहते हैं? गैर मुरद्दीफ गजल। ये जितना गजल का भी क्वेश्चन आंसर था, इसका मीनिंग था, पूरा मैं आपको समझा दूं। उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। इसमें जितना क्वेश्चन आंसर ये सब वीवीआई हम आपको लिखा दिए। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझने में कोई दिक्कत है तो आप उसमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।